हेलो गाइस, माय नेम इज़ अतुल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग एक नया सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं, नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। वो सीडीपी से रिलेटेड सीरीज होगी। सीडीपी में जितने भी महत्वपूर्ण जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। डेली हम लोग एक मनोवैज्ञानिक को लेंगे, उनके बारे में अच्छे से जितने भी पॉइंट है सबका विश्लेषण अच्छे से करेंगे। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, वो सीटेट वालों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीटेट में जो भी प्रश्न आते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट जो प्रश्न आता है उन सभी पॉइंटों को मैंने लिया हुआ है। यूपी टेट, सुपर टेट और द्वितीय प्लस भी इनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो जीन पियाजे को आज हम लोग अच्छे से संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, देरी नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक पे चलते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि अगर आपने इस वीडियो को अगर देख लिया आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये मान के चलिए जीन पियाजे के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो कभी आपको दोबारा जीन पियाजे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप लोग इस टॉपिक को पूरा पढ़िएगा स्टार्टिंग से लेके अंत तक। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद में आपको जीन पियाजे कभी भी पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं आज पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से डिलीवर कर सकूँ जो मैंने सीखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देरी नहीं करते हैं, अब चलते सीधा वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करते चलिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब दोस्तों सीधे चलते हैं वीडियो पे। तो वीडियो में दोस्तों हम लोग यहाँ देखिए आ गए हैं। अब जीन पियाजे जी का एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है। ठीक है, संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है। संज्ञान मतलब क्या होता है? संज्ञान मतलब होता है जानना। ठीक है, तो संज्ञानात्मक का मतलब होता है किसी चीज के बारे में किसी चीज के बारे में जानना। ठीक है ना, वही हमारा क्या कहलाता है? तो वही हमारा कहलाता है संज्ञान, यानी कि कॉग्निटिव। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में हम लोग आज अच्छे से पढ़ेंगे। उनके कितनी स्टेजेस होती हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो देरी नहीं करते हैं, अब सीधा टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले जीन पियाजे जो थे दोस्तों, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। आप सब लोग जानते हैं कि जीन पियाजे जी जो हैं वो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और अगर हम बात करें तो पियाजे जी का मानना था कि पियाजे का मानना था जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि जीन पियाजे जी कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, ठीक है, मान लो बच्चा अभी छोटा है, कुछ सालों बाद भी वो थोड़ा बड़ा होगा और वो बड़ा होगा, फिर वो बड़ा होगा। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसके जो बायोलॉजिकल जो मैच्योरेशन जो होती है वो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वो उसका विकास होता रहता है, बड़ा होता रहता है, उसके अंदर मैच्योरेशन नाम की जो चीज़ होती है वो डेवलप होता रहता है। ठीक है, इसके बाद जो उसके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट आते हैं, जो थिंकिंग जो बारे में किसी के बारे में बच्चा सोचता है, उसके बारे में वो चीज़ धीरे धीरे और प्रोग्रेस करता रहता है। जैसे हम लोगों ने बचपन में ये फोटो दोस्तों, ये जो है वो दारा सिंह की फ़ोटो है। दारा सिंह बहुत बड़े पहलवान थे। ठीक है, हम लोगों ने बचपन में मैंने सुना है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी सुना होगा कि दारा सिंह ने, हम लोग बचपन में सुनते थे, ये मिथ है, हम लोग सुनते थे कि दारा सिंह ने अपने एक हाथ से अपने एक एरोप्लेन को रोक दिया था। हम लोग बचपन में खूब सुना होगा। ठीक है, या एक अंडरटेकर, एक WWE के प्लेयर हैं, हम लोगों ने बचपन में खूब कहते थे कि WWE के जो अंडरटेकर है वो मर गया। ठीक है, या फिर इसके बाद अगला मैच जब आता था अंडरटेकर फिर उसमें फाइट करने लगता था, तो हम कहते ये जिंदा कैसे हो गया। ठीक है, तो हम लोगों की ये बचपन में हम लोग कुछ अलग ही टाइप का सोचते थे, मतलब वो उस लेवल का सोचते थे कि वो बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता था। ठीक है ना, तो हम लोग बचपन में क्या सोचते हैं, दारा सिंह ने अपने एक हाथ से प्लेन को रोक दिया। अब क्या हुआ कि हम थोड़ा बड़े हुए और थोड़ा बड़े हुए, तब हमारे माइंड में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना कि नहीं भाई, एक हाथ से प्लेन को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो यही जो है वो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, यानी कि जैविक परिपक्वता यही होती है। तो जैविक परिपक्वता जैसे जैसे बढ़ती रहती है, जैसे जैसे कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती रहती है, हम अपने वस्तुओं के बारे में कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, बच्चा जो होता है वो कॉन्सेप्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे अगर दोस्तों हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट दोस्तों हमारा ये कहता है कि पियाजे के अकॉर्डिंग, पियाजे के अनुसार जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। ठीक है,
पियाजे के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। और उन्होंने बच्चों को क्या कहा है, पियाजे साहब ने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो अपने ज्ञान की रचना कैसे, जो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करते हैं। ये किसने कहा है, ये कहा है पियाजे साहब ने। यूपी टेट के एग्जाम में पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग उठा के देख लीजिए तो सीधा का सीधा यही एक दिया गया है डेफिनेशन टाइप की। उसे पूछा गया है कि बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक किसने कहा है, तो किसने कहा है, जीन पियाजे साहब ने। ठीक है, अब बात करें दोस्तों अगले पॉइंट के, पियाजे के अकॉर्डिंग यानी पियाजे के अनुसार बच्चों की थिंकिंग एडल्ट मतलब बच्चे की जो थिंकिंग होती है वो बड़े लोग यानी कि एडल्ट लोगों से प्रकार या टाइप में तो अलग होती है। ठीक है, बच्चों की जो थिंकिंग होती है वो बड़े लोगों यानी कि एडल्ट लोगों से तो अलग होती है, बट क्वांटिटी में अगर बात करें तो क्वांटिटी में अलग नहीं होती है। ये किसने कहा है, जीन पियाजे ने। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पियाजे ने कहा है कि एक बच्चा है, एक तरफ एक बच्चा है, एक तरफ एक परिपक्व व्यक्ति है। ठीक है, एडल्ट व्यक्ति है जिसको हम कह सकते हैं। अगर हम बात करें एक कोई अगर वस्तु है, कोई चीज़ है, अगर उसी चीज़ के बारे में बच्चा कुछ और सोचेगा, मैच्योर व्यक्ति जो होगा वो कुछ और सोचेगा उसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो पियाजे साहब यही कह रहे हैं कि सोच तो अलग हो सकती है बच्चे और परिपक्व व्यक्ति की, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे क्वांटिटी की तो क्वांटिटी में अलग नहीं है। क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी में बच्चे सोच रहा है उतनी ही क्वांटिटी में एक परिपक्व व्यक्ति सोच रहा है। ठीक है, लेकिन सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। भाई बच्चा भी परिपक्व नहीं हुआ है तो उसका सोचने का तरीका थोड़ा सा लाडला वाला होगा, मतलब परिपक्व वाला नहीं होगा, उसका सोचने का तरीका थोड़ा अजीब वाला होगा। ठीक है ना, फनी वे वाला हो सकता है। वहीं पे अगर परिपक्व व्यक्ति है तो वो एकदम अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट बना के वो अच्छे से सोचेगा। ठीक है, तो बच्चे और एडल्ट व्यक्ति में सोच का फर्क होता है अकेले। बाकी अगर हम बात कर दें कि क्वांटिटी में अगर अलग होगा तो क्वांटिटी में बिल्कुल भी अलग नहीं होगा, क्वांटिटी में एकदम समान होगा। ठीक है, बट बात करें किसकी अलग अलग किसमें होगा, थिंकिंग जो होती है वो अलग अलग हो सकती है, लेकिन थिंकिंग जो क्वांटिटी होती है वो समान होती है दोनों में। जितनी क्वांटिटी बच्चे में होती है उतनी ही क्वांटिटी, जितनी दिमाग बच्चे में होता है उतना ही दिमाग एडल्ट में होता है। ठीक है, बट अगर बात करें थिंकिंग की तो बच्चा अलग टाइप का सोचेगा और परिपक्व व्यक्ति अलग प्रकार का सोचेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे हम बात करें तो आगे हमारे कुछ जीन पियाजे साहब के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उन कॉन्सेप्ट को पढ़ना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये जो कॉन्सेप्ट दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अब ये कॉन्सेप्ट सीटेट के एग्जाम में हूबहू यही एकदम डिट्टो एकदम यही पूछते हैं। और सीटेट वाले जितने भी भाई लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है, और यूपी टेट वालों की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सुपर टेट और D+B वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन सीटेट वालों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में कॉन्सेप्ट बनाना। ठीक है, तो जीन पियाजे साहब के कुछ कॉन्सेप्ट थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, उनके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों कॉन्सेप्ट आता है हमारा अनुकूलन, यानी कि एडाप्टेशन। अनुकूलन का मतलब आप समझते हैं, एडाप्टेशन का मतलब समझते हैं। अनुकूलन का मतलब क्या होता है कि जैसा वहाँ का वातावरण हो उसी के अनुसार हम अपने आप को ढाल लेते हैं, वही हमारा कहलाता है अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन। अगर मान लो हम लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, शहर में हम लोग पंखा कूलर में रहते हैं, वहीं अगर हम लोग गांव में चले जाते हैं, ठीक है, शहर के व्यक्ति क्या होते हैं, पंखा कूलर एसी में रहते हैं, वही गांव के व्यक्ति जो होते हैं वो गर्मियों से बचने के लिए नीम के पेड़ के नीचे या पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के अपना अच्छी ठंडी हवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा गर्मी गाँव में थोड़ा सा ज़्यादा लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग मान लो मैं अगर हूँ, जैसे मैं हूँ खुद, मैं क्या नाम है कि जहाँ रहता हूँ, मैं छुट्टियों में जून जुलाई के महीने में, मैं छुट्टियों मई जून के महीने में मैं गांव जाता हूँ 1 महीने के लिए रुकने के लिए, पूरी फैमिली जाती है। तो यहाँ का वातावरण अलग है कानपुर का, मेरे गांव का वातावरण थोड़ा सा अलग है। जब गांव में जाते तो स्टार्टिंग के 10-5 दिन तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ झेलने पड़ती, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती पूछो नहीं। लेकिन धीरे धीरे हम अपने आप को उसी माहौल में, उसी वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं, और 10 दिन के बाद में वो गर्मी जो लगती है वो उसको हम बर्दाश्त करना सीख जाते हैं, उसी माहौल में हम ढल जाते हैं। तो वही हमारा होता है अनुकूलन यानी कि एडाप्टेशन। वहाँ के वातावरण को अपने में अडॉप्ट कर लिया मैंने। ठीक है, तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना वही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट वालों के लिए। आप लोग याद रखिए, सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, चाहे D+B हो, चाहे वो सुपर टेट हो,
एसिमिलेशन, आप लोग देखिए ये जो स्टार इसमें मैं लगा रहा हूँ, ये आप लोग इंग्लिश में याद करिएगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हिंदी में कई टाइप के नाम होते हैं, अलग अलग नाम भी हो सकते हैं। तो एसिमिलेशन आप लोग याद रखिएगा। एसिमिलेशन एक्चुअल में क्या होता है कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से के साथ जोड़ लेना, यही हमारा कहलाता है एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसातीकरण। ठीक है, आत्मसात करना, यही हमारा कहलाता है एसिमिलेशन। जैसे कोई बच्चा है, उसने एक जानवर, कोई बच्चा है उसको मैंने एक जानवर दिखा दिया, काला कलर का है जानवर, एक कुत्ता हमने उसको दिखाया, काले कलर का कुत्ता है, उसके 2 कान हैं, एक पूंछ है और 4 टांगे हैं। ठीक है, अब वही बच्चा किसी सफ़ेद कुत्ते को देख लेता है। ठीक है, अब सफ़ेद कुत्ते को देखने के बाद में क्या करता है कि वो देखता है कि इसके भी 2 कान हैं, इसकी भी 4 टांगे हैं, इसकी भी एक पूंछ है। तो बच्चे ने क्या सीखा यहाँ पे कि पुरानी जानकारी तो बच्चे को है कि हाँ कुत्ते को क्या होता है, कुत्ते की 1 पूंछ होती है, 4 टांग होती है, 2 कान होते हैं, ये तो उसको पता है। लेकिन उसने उसके साथ में क्या हो गया, किसी नए ज्ञान को जोड़ा। अब नया ज्ञान यहाँ पे क्या आ जाएगा कि नहीं, कुत्ता सिर्फ काला कलर का नहीं हो सकता है, कुत्ता सफ़ेद कलर के भी हो सकता है। ये उसने क्या किया, अपने ज्ञान को अपने साथ उसने जोड़ लिया, यानी कि आत्मसात कर लिया। ठीक है, एसिमिलेशन कर लिया। ठीक है, तो बच्चे के कॉन्सेप्ट में ये बनाया कि 4 टांगे और 2 आंखें, 2 कान, 1 पूंछ वाला व्यक्ति, कुत्ता जो होता है वो सफ़ेद कलर की भी हो सकता है, ब्राउन कलर की भी हो सकता है, व्हाइट कलर की भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आत्मसातीकरण। अब दोस्तों आगे अगर अगले पॉइंट की बात करें तो वहीं पे एक पॉइंट होता है समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। एक होता है एसिमिलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। सीटर वालों के लिए इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा। इस बार जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था, जो मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, उसमें एकोमोडेशन का क्वेश्चन एक आया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से याद पढ़िएगा। तो एक होता है समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है कि पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है समायोजन। यानी कि पुरानी जो जानकारी है हमको, उसमें तो चेंजमेंट कर सकते हैं, उसमें चेंजमेंट कर देंगे, और वातावरण जैसा वहाँ का वातावरण होगा उसी के तालमेल बिठाने के बाद में, तालमेल बिठाते हैं जैसा वहाँ का वातावरण होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक मैं बताता हूँ, जैसे हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि कुत्ता जो होता है उसकी 4 टांगे होती हैं और 2 कान होते हैं, 1 पूंछ होते हैं, और एक काला कलर की भी हो सकता है, सफ़ेद कलर की भी हो सकता है, ब्राउन कलर की भी हो सकता है। लेकिन कुत्ता कैसे बोलता है, वो कुत्ता भौं भौं बोलता है। ठीक है, वहीं पे हमने कुछ समय के बाद हमने एक बिल्ली देख ली, यहाँ पे हमने एक बिल्ली देखी, बिल्ली की भी भैया 2 कान हैं, 1 पूंछ है, 4 पैर है, लेकिन बिल्ली कैसे कर रही है, बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं कर रही है। तो यही पे आ गया कि समायोजन, यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पुरानी जानकारी में चेंजमेंट करके, परिवर्तन करके, ठीक है, वातावरण के साथ तालमेल बिठा के उसमें चेंजमेंट करके, मतलब उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले हम लोगों ने क्या नाम है कि जैसे कि पूर्व ज्ञान जो होता है, पूर्व ज्ञान हमको यही पता है कि जो कुत्ता जो होता है उसकी 4 टांगे हो सकती है, 1 पूंछ हो सकता है, वो ब्याओ करता है। बट यहाँ पे हमने वातावरण के साथ में तालमेल बिठाया। वातावरण मतलब क्या होता है, यही कि 4 टांगे, 1 पूंछ और 2 कान सिर्फ कुत्ते की भी नहीं हो सकती, ये बिल्लियों की भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सीख लिया, ये होता है हमारा समायोजन। अब अगर दोस्तों यहीं पे हम आगे बात करें, एक होता है साम्य धारण, यानी कि संतुलन। ठीक है, साम्य धारण का मतलब क्या होता है, संतुलन, यानी कि इक्विब्रिलेशन। ठीक है, इक्विब्रिलेशन, ठीक है, संतुलन। तो इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा बच्चे, यहाँ पे किसके नहीं होगा, यहाँ पे जिसके होगा, जिसके द्वारा बच्चा आत्मसात करना, यानी कि समायोजन की प्रक्रिया के बीच में संतुलन कायम करता है। ठीक है, यानी कि समायोजन, यानी कि यहाँ पे समायोजन और समावेशन, ठीक है, यानी कि एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच की जो होती है, एक ब्रिज टाइप का बनता है। यहाँ पे बीच में एसिमिलेशन, ठीक है, और एकोमोडेशन के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है संतुलन। ठीक है, इसके द्वारा क्या होता है, बच्चा आत्मसात करना और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच में क्या होता है, संतुलन का काम करता है, यानी कि एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है, मतलब एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच की जो जगह होती है, बीच का जो होता है, वही हमारा कहलाता है संतुलन। ठीक है, तो संतुलन क्या होता है कि एकोमोडेशन और एसिमिलेशन, यानी कि
आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच की जो प्रक्रिया होती है, बीच का जो होता है वही हमारा कहलाता है संतुलन। ये संतुलन जो होता है वो बीच में ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब दोस्तों अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, अगला पॉइंट हमारा है स्कीमा। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कीमा के बारे में जाने की ये सीटेट वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। पिछली बार स्कीमा से कई सेट में प्रश्न बने थे स्कीमा से रिलेटेड। तो स्कीमा क्या है कि मानव के दिमाग में जो भी चीज़ें पहले से स्टोर होती है, यानी कि इकट्ठा होती है, हमारे और आपके दिमाग में कई सारी चीज़ें बहुत पहले से इकट्ठा हैं। ठीक है, उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति अपनी एक धारणा बना लेते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, जैसे आपके मन में, आपके दिमाग में एक चीज़ स्टोर होगी कि मैं क्या हूँ, मैं एक एस्टेट एस्पिरेंट हूँ और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक एस्टेट एस्पिरेंट हूँ, मैं भी सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ। ये आपके माइंड में सेट होगा, आपके माइंड में ये चीज़ भरा होगा। जो भी इस चैनल पे पहली बार जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए भाई लोग हमारे, ठीक है, तो आपके माइंड में ये चीज़ तो भरा हुआ है कि मैं एक एस्टेट एस्पिरेंट हूँ, मैं सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसी का आप प्रयोग करके अपने मन में एक ये धारणा बना ली, अपने मन में एक धारणा में आप लोगों ने ये बना ली कि नहीं मैं सुपर टेट की तैयारी तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं आप तक डिलीवर कर सकता हूँ। ये भी आपने एक धारणा बना ली। ठीक है, या आपने एक धारणा बना ली। कई लोग होते हैं, कई सारे हमारे भाई लोग होते हैं कि नेगेटिव, कुछ लोग बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, कुछ लोग बहुत ही पॉजिटिव टाइप का सोचते हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने अपने मन में इस समय जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों में से, तो जो भी मतलब इस समय कई लोगों ने ये भी धारणा बना रखी होगी कि ये पहले खुद तैयारी कर ले, बाद में हमें तैयारी करवाएगा। ये भी धारणा बना रहा होगा। कई सारे हमारे भाई लोग होंगे ये धारणा जो है वो बना रहे होंगे कि पहले खुद तो तैयारी कर ले, बाद में मेरी तैयारी करवाना। ये भी धारणा होगी। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है, तो ये भी एक धारणा बन जाती है। तो वही क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है स्कीमा कहलाता है। ठीक है, अगर दोस्तों आप लोगों के मन में अगर ऐसा थॉट आ रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैंने जो पढ़ा वो पूरी कोशिश मैं आप तक डिलीवर कर सकूँ, बस मेरी एक छोटी सी कोशिश है। इसी अगर आप लोगों को मैं ये चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ तो आप लोगों की हेल्प तो होती ही होती है। मेरे जो नोट्स हैं उसी से मैंने इसमें PDF बनाई और उसी से मैं आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये जो PDF है दोस्तों, ये पूरे एक्चुअली मेरे नोट्स हैं। जीन पियाजे से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है मेरे यही नोट्स में मेरे बने हुए हैं। ठीक है, तो वो मैं आप तक डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, और साथ ही साथ में मेरा भी रिवीजन हो जाता है, मेरी भी अच्छे से तैयारी हो जाती है। यही बस रीज़न है अकेले। तो ये छोटा सा प्रयास है, अगर पसंद आए तो आप लोग, अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक है, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। अब इसके बाद आगे अगर बात करें अगले पॉइंट की, तो मानव शिशुओं में क्या होता है, यानी कि शिशुओं में क्या होता है कि स्कीमा प्रवृत्ति जो होती है, स्कीमा प्रवृत्ति जो होती है वो प्रतिक्रिया कैसी होती है, स्कीमा की जो प्रतिक्रिया होती है वो कैसी होती है, वो होती है जन्मजात। इंपॉर्टेंट है, पिछली बार कई सेट्स में ये पूछा था कि स्कीमा जो होती है वो कैसी होती है, वो जन्मजात होती है। ठीक है, स्कीमा प्रवृत्ति जो होती है वो प्रतिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, वो जन्मजात होती है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, मैंने इसमें जितने भी पॉइंट लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए, फालतू कुछ भी मैंने दोस्तों नहीं लिया है। आगे अगर बात करें, आगे एक पॉइंट आ गया हमारा संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, संगठन क्या होता है, तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, यानी कि पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं के साथ में जोड़ना, यही क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है संगठन। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मन में एक धारणा बना रखी होगी कि मैं एक सुपर टेट का स्टूडेंट हूँ, मैं सुपर टेट की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या किया, उसी अपने स्कीमा के माध्यम से उसी जानकारी को ये अपने मन में एक संगठित कर लिया, एक ऑर्गेनाइज कर लिया, एक संगठित कर लिया कि नहीं मैं तैयारी कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं जो आप लोगों को ये डिलीवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जीन पियाजे का टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। ये आपने क्या कर लिया, अपने मन में एक संगठित कर लिया, यानी कि अपने मन में एक धारणा बना ली। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइज कर लिया दो जानकारियों को। एक जानकारी क्या है, मैं एक सुपर टेट का स्टूडेंट हूँ, एक जानकारी क्या है कि मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। तो ये दो जानकारी हो गई, दोनों जानकारी को आप लोगों ने संगठित कर लिया, यही हमारा कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन करना। ठीक है, तो यही हमारी स्कीमाओं को जोड़ने को हम क्या कहते हैं, संगठन। बस सीधा याद रखिए कि जो स्कीमाएं होती है, अब स्कीमा क्या होती है वो मैं आपको पहले बताया था।
स्कीमा को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वही हमारा संगठन कहलाता है। ठीक है, आगे अगर अगले पॉइंट पे दोस्तों हम बात करें तो ये अब यहाँ पे दोस्तों आ गया कि जीन पियाजे साहब के 4 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, उनको हम लोग जानेंगे। पहली अवस्था दोस्तों क्या होती है? पहली अवस्था होती है हमारी संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। जीन पियाजे साहब की 4 स्टेज हैं। ठीक है, अब ये चारों स्टेज दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपने ये स्टेज पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में इन्हीं स्टेजों से प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संवेदी पेशी अवस्था जो होती है, कैसी? संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्किल। ठीक है, इसकी उम्र कितनी होती है बच्चे में इसमें उम्र होती है 0 से 2 वर्ष का बच्चा। अगर 0 से 2 वर्ष का दोस्तों बच्चा है तो वो संवेदी पेशी अवस्था कहलाती है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में वो बच्चा है। अब अगर दोस्तों हम बात करें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी के 5 ऑर्गन होते हैं सेंसरी। तो बॉडी के 5 जो होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन होते हैं। एक होती है नाक, आँख, ठीक है, स्वाद और कान, ठीक है, और ये स्किन यानी कि छूना यानी कि टच करना। तो ये हमारे 5 सेंसेस हो गए हमारे। ठीक है, अब जानेंगे कि इस अवस्था में बच्चे अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रियां मतलब अपने इन्हीं 5 ऑर्गन्स के माध्यम से, इन्हीं 5 ऑर्गन्स को ही हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा 0 से 2 वर्ष की अवस्था में जब बच्चा होगा तो उसको हम कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशी अवस्था। और इस अवस्था में बच्चा जो होता है, जो भी कुछ सीखेगा, XYZ जो भी बच्चा कुछ सीख रहा है वो किससे सीखेगा? अपने इसी सेंसरी ऑर्गन यानी कि ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा। ठीक है, अपने इसी सेंसर से सीखेगा। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बात करें, इसमें क्या होता है कि वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस, यही जो सर्कल के अंदर जो वर्ड्स को मैं सर्कल में कर रहा हूँ, यही वर्ड हूबहू यही वर्ड सीटेट में पूछता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व क्या होता है? ये वस्तु स्थायित्व होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें क्या होता है? इसमें वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि यानी कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना स्टार्ट कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तु को आसानी से क्या कर सकता है? वो ढूंढ सकता है। जैसे 0 से 2 साल का जैसे बच्चा है, ठीक है, उसको मैंने उसको क्या बोलते हैं, जो दूध की बोतल होती है उसको क्या बोलते हैं? मुझे नहीं पता है। उसके एक जो बच्चों को जिसमें दूध पिलाया जाता है बोतल में भर के, ठीक है, वो बच्चे को हम दे देते हैं। और क्या करता है कि बच्चा लेटा रहता है और वो लेटे लेटे वो पकड़े रहता है ऐसे और दूध पीता रहता है। बट धीरे से क्या होता है कि वो बोतल उसके हाथ से फिसल जाती है और साइड में गिर जाती है। ठीक है, तो क्या करता है बच्चा? अब उसको इतना तो समझ तो है नहीं कि बोतल हमारी कहाँ गिरी, लेकिन वो सेंसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, सेंसरी ऑर्गन में एक हमारा कान है, ठीक है, एक हमारी स्किन है, ठीक है, तो बॉटल जैसे इस तरफ गिरी तो आवाज़ आई। अब जैसे ही आवाज़ आई, सेंसरी जो कान है हमारा उसने सुना, तुरंत बच्चा इस तरफ घूमा। ठीक है, अब घूमने के बाद देखा कि हाँ, अब देखा तुरंत, तो देखने में क्या होगा? आंखों से देखेगा। तो यहाँ पे सेंसरी मोटर में हमारी आंखें भी हैं, तो आंखों से बच्चे ने देखा कि यहाँ पे बॉटल पड़ी है, उसने फिर से उसको उठा लिया। अब उठाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? टच करना। बॉटल को उठाएगा तो वो टच करेगा। तो ये हमारा किससे होगा? तो ये हमारा इस टच वाले ऑर्गन से होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये होता है हमारा संवेदी पेशी अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो, ठीक है, ये 0 से 2 वर्ष की उम्र तक होता है ये संवेदी पेशी अवस्था। तो ये पहली अवस्था हो गई। अब दूसरी अवस्था की अगर बात करें तो दूसरी अवस्था क्या होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दूसरी अवस्था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हम स्टार लगा दे रहे हैं। दूसरी अवस्था कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कितने वर्ष की होती है? तो ये बच्चा जब 2 वर्ष से यानी कि 0 से 2 वर्ष तो संवेदी ज्ञानक अवस्था होती है यानी कि सेंसरी मोटर होती है। ठीक है, अगर बच्चा 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच में है या 2 वर्ष से 7 वर्ष तक बच्चा है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के बीच में अगर बच्चा है तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा है वो। अब प्री ऑपरेशनल स्टेज के में जब बच्चा आ जाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा, कुछ थॉट में भी कुछ हल्का फुल्का कुछ डेवलपमेंट होगा और ग्रोथ में भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें क्या होता है कि यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। ये जो अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो क्रिया करने के पहले की अवस्था होती है। ठीक है, इसमें आपको समझाऊंगा अच्छी तरीके से कि इसमें बच्चा
सामने आने वाली वस्तुओं को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन उसमें क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक है, बच्चा इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चा कोई चीज़ के बारे में देख तो लेगा, समझ भी जाएगा कि हाँ ये है, देख भी लेगा कि हाँ ये है, लेकिन उस चीज़ के बारे में क्रिया नहीं कर पाएगा उसके बारे में। ठीक है, तो इस बारे में ये जो हरकतें जो करता है ना बच्चा, इसी स्टेज में करता है। अब मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि इस स्टेज में बच्चा में जो प्रतीक यानी कि सिम्बल्स इंपॉर्टेंट है। सिम्बल्स पिछले बार सीटेट एग्जाम जो हुआ था 2022 में, कई बार ये सिम्बल से पूछा गया था कि बच्चा जो सिम्बल्स का जो यूज होता है किस स्टेज में करता है, सिम्बल्स का प्रयोग किस स्टेज में करता है, तो वो किस में करता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, तो इस स्टेज में बच्चा जो होता है वो प्रतीकों यानी सिम्बल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज सी बन जाती है। समझ में आया? जैसे मान लो ये हम लोगों ने, अब हमारे घर में चिप्स होंगे, आलू के चिप्स। ठीक है, आलू के जो चिप्स होंगे वो उनके जो आलू के चिप्स देखने में तितलियों की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके तरीके लगती हैं वो। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, या आलू के चिप्स ना लो, आप एक रेक्टेंगल ले लो, सर्किल ले लो। ठीक है, अगर 2 से 7 वर्ष का बच्चा है, अगर बोर्ड पे हम या किसी ब्लैक बोर्ड में अगर हमने गोला बनाया, गोल बना दिया, बच्चे से पूछेंगे ये क्या है, तो बच्चा तुरंत कहेगा ये क्या है, ये है रोटी, क्योंकि वो रोटी को डेली घर में देखता है भाई। ठीक है, तो बच्चा वो डेली जो चीज़ को देख रहा है जो चीज़ को समझ पा रहा है वो जो बता देगा, लेकिन उस चीज़ के बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्रिया नहीं कर पाएगा उस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो यही हमारा है। तो अगर बात करें सिंबल्स का यूज बच्चे किस स्टेज में करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो है प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बस इतना आप समझ लीजिए इसको। ठीक है, तो सिंबल्स का यूज बच्चा किस स्टेज में करता है, वो करता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। इसी स्टेज में बच्चा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर भी करता है। अब गोल डायरेक्टेड बिहेवियर क्या होता है इसको भी समझते हैं हम लोग। इस स्टेज में बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चा इसी स्टेज में करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पिछली बार में कई सारे सेट्स में ये पूछा गया ये भी कि बच्चा गोल डायरेक्टेड व्यवहार यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार वो किस स्टेज में करता है, तो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही करता है बच्चा। ठीक है, जो कि 2 से 7 वर्ष की बच्चे आयु होती है उसमें करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब क्या होता है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब ये होता है कि बच्चा जिस चीज़ के बारे में देखेगा, बच्चा जिस चीज़ को बस उसी के बारे में बस अपना गोल कर ले। जैसे आपने देखा होगा 2 साल से जो बच्चे जो है बच्चे बड़े होते हैं वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब अगर उसकी बच्चे की मम्मी अगर थोड़ी दूर में बैठी है, अब बच्चे की मम्मी ने क्या कहा, आजा मेरा बेटा आजा, जैसे उन्होंने उसने बच्चे की मम्मी ने या बच्चे के पापा ने या उनके कोई भाई बहन ने जैसे ऐसे हाथ किया, ठीक है, तो बच्चा क्या करेगा, एकदम दौड़ता चला आएगा। अपने बच्चे का उस समय गोल क्या होगा, सिर्फ मम्मी जो भी बुला रहा होगा, जो भी पर्सन उस बच्चे को बुला रहा होगा, बच्चे का ध्यान, बच्चे का गोल सिर्फ वो होगा और बच्चे का दिमाग कहीं भी नहीं होगा। बच्चे का सीधा गोल होगा क्या, मम्मी के पास में जाके मम्मी के पास में जाना। ठीक है, तो ये होता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बच्चा जो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर जो होता है यानी कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है वो इसी स्टेज में करता है यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में करता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से दोस्तों आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद में आगे एक पॉइंट आ गया दोस्तों, जीववाद यानी कि एनिमिज्म। ठीक है, जीववाद क्या होता है यानी कि एनिमिज्म क्या होता है, इसको भी समझते हैं कि जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा कहलाता है जीववाद। बच्चा क्या होता है इस स्टेज में सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में अंतर बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। जैसे हम लोगों को बचपन में, हमको और आप लोगों को भी बचपन में खूब बेवकूफ़ बनाया गया होगा। ठीक है, या हम लोग अभी भी देखते हैं कि बच्चे को, मान लो बच्चा अगर जा रहा है और बच्चे को अगर सर पे अगर दरवाजे पे अगर मान लो बच्चे का सर टकरा गया, चोट लग गई, बच्चे को हल्का सा दर्द हुआ, बच्चा तुरंत रोने लगता है। अब वहीं पे मम्मी आई और मम्मी ने क्या किया, उसे दरवाजे को थप्पड़ मार दिया, तुरंत मार दिया कि अरे मेरे बच्चे को उसने मारा, मेरे बच्चे को मारा, मैं चलो दरवाजे को मारा। उसने उनकी जो मम्मी है दरवाजे को पीट दिया, बच्चा चुप हो गया, बच्चा स्माइल करने लगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है एनिमिज्म। अब बच्चे को थोड़ी ना पता है कि ये जो दरवाजा है वो सजीव है कि निर्जीव है। ठीक है, बच्चे को ये बिल्कुल भी जानकारी नहीं कि जो दरवाजा है वो सजीव हो कि निर्जीव है। यही हमारा कहलाता है दोस्तों जीववाद। ठीक है, एनिमिज्म यही हमारा कहलाता है।
अब आगे अगले पॉइंट पे दोस्तों हम बात करेंगे अहम केंद्र यानी कि इकोसेंट्रिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक पॉइंट, ये याद रखना। मैंने दोस्तों जितने भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट, छटे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए जो कि पिछले वर्षों में जो आए हुए प्रश्न है, बस उन्हीं पॉइंटों को मैंने लिया हुआ, फालतू का मैंने मटेरियल कुछ भी नहीं लिया हुआ है। ठीक है, आज का वीडियो दोस्तों लंबा हो जाएगा लेकिन आप लोगों के लिए हेल्पफुल बहुत होगा। ठीक है, तो अहम केंद्र यानी कि इकोसेंट्रिज्म में क्या होता है इसको भी समझते हैं। इस एज में बच्चा अहम केंद्रित हो जाता है। इस स्टेज में बच्चा ये सोचता है कि हम जो सोच रहे हैं दुनिया भी वही सोचेगी। मतलब ईगो सेंट्रिज्म, मतलब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है ईगो का मतलब क्या होता है कि हम जैसे हैं दुनिया वैसी है, बस हमें जो चीज़ पसंद है दुनिया को भी वही पसंद है। बच्चा सिर्फ यही सोचता है कि जो चीज़ हमें पसंद है दुनिया को वही चीज़ पसंद है, चाहे दुनिया को भले ना पसंद हो। जैसे आपको एग्जाम्पल एक बार बताता हूँ, जैसे चॉकलेट। मान लो आपके घर में कोई बच्चा है, उसको किटकैट चॉकलेट पसंद है। ठीक है, अब अगर उसी समय पे अगर उसके जो भाई, उसके जो बड़े भैया, उसके छोटी दीदी, ठीक है, या बड़े भाई कोई भी हो, अगर वो डेयरी मिल्क खा रहे हैं तो वहीं पे वो रोने लगेगा। अगर मान लो जैसे आइसक्रीम है, आप लोग बच्चे को लेके जाइए, आप लेके जाइए, आप अगर ऑरेंज फ्लेवर की आइसक्रीम खा रहे हैं, बच्चे को वनीला आपने दिला दी तो बच्चा कहेगा नहीं आप भी वनीला खाओ। ठीक है, मतलब जो चीज़ हम खा रहे हैं बस वही चीज़ खाओ, मतलब यही चीज़ होता है। यही चीज़ क्या कहलाता है, यही चीज़ होता है अहम केंद्रित। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कह रहा है या सोच रहा है वो सब ठीक है, दुनिया भी उसी के बारे में वैसे ही सेम जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं कह रहा हूँ, दुनिया बस मेरी बात मानने के लिए, यही होता है हमारा ईगोसेंट्रिज्म यानी कि अहम केंद्रित। ठीक है, आगे एक पॉइंट आ जाता है अपलटावी यानी कि इनरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, अपलटावीपन। इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, बच्चे के अंदर अपलटावीपन होता है, यानी कि इसमें बच्चा इसमें बच्चा क्या होता है, वस्तुओं की, संख्याओं की समस्या आदि को उलट पलट नहीं सकता है। जैसे आपने बोल दिया, इस स्टेज में बच्चा ये तो जान जाता है कि एक चॉकलेट मम्मी ने दी, एक चॉकलेट आपके पास है और एक चॉकलेट मम्मी ने आपको और दे दी, तो कितनी आपके पास चॉकलेट होगी, तो बच्चा झट से बोल देगा कि मम्मी 2 चॉकलेट। ठीक है, या आपने अगर बोल दिया कि एक चॉकलेट, अगर आपने दोस्तों ये बोल दिया, एक सेकंड, अगर आपने बोल दिया कि आपके पास 2 चॉकलेट हैं और 2 चॉकलेट आपके पापा ने आपको और दे दी, आपके पास कितनी चॉकलेट हो गई, तो बच्चा झट से बोलेगा 4 चॉकलेट। ठीक है, अब यहीं पे दोस्तों अगर मैं ये दे दूं बच्चे को कि आपके पास 4 चॉकलेट हैं और 2 चॉकलेट मैंने पापा को दे दी, वापस कर दी, तो कितनी चॉकलेट बची, तो बच्चा ये सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो यही होता है हमारा अपलटावीपन यानी कि इरिवर्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें बच्चा जो होता है वो संख्याओं के बारे में, समस्याओं के बारे में उलटना पलटना वो सीख नहीं पाता है यही एज में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अगर बात करें मुद्रा संप्रत्यय, ठीक है, एक पॉइंट आता है यहाँ पे मुद्रा संप्रत्यय। मुद्रा संप्रत्यय में क्या आता है, दूरी, भार, ऊंचाई की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट में कमी। अब इसको भी समझिए आप लोग। मुद्रा संप्रत्यय चाहे वो डिस्टेंस हो यानी कि दूरी हो, वेट हो यानी कि भार हो, या ऊंचाई हो, इन सब के बारे में बच्चे को योग्यताओं में क्या होती है, कॉन्सेप्ट को समझने में बच्चों में कमी होती है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, अगर मान लो 3 साल का बच्चा है, 4 साल का मान लो बच्चा है, अगर आपने एक 2000 का उसको नोट दिया और आपने वहीं पे 2000, आपने बच्चे को एक 2000 का नोट दिया, ठीक है, आपने वहीं पे बच्चे को ढेर सारे 2000 के सिक्के दे दिए, तो आपको क्या लगता है, आप बताइएगा कि बच्चा क्या चूज करेगा। तो बच्चा यहाँ पे नोट नहीं उठाएगा, बच्चा यहाँ पे जब जो चीज़ बड़ी होती, जो चीज़ ज़्यादा होती है, बच्चा वही सेलेक्ट करता है। यहाँ पे सिक्के ज़्यादा है तो बच्चे सिक्के को उठाएगा। ठीक है, तो यही हमारा होता है मुद्रा संप्रत्यय। ठीक है, अगर यहीं पे हम बात करें दोस्तों तराजू में अगर हम एक तरफ 2 किलो को बाट रख देते हैं और वहीं पे एक तरफ हम एक किलो का और एक किलो के 2 पार्ट रख देते हैं, तो बच्चा किसको सेलेक्ट करेगा, बच्चा कहेगा ये वाला, इसमें ये वाला ज़्यादा भारी है क्योंकि इसमें ज़्यादा बाट है। ठीक है, तो यही हमारी कहलाती है मुद्रा संप्रत्यय यानी कि दूरी, भार, ऊंचाई में, योग्यता में, कॉन्सेप्ट में क्या होती है, वो कमी होती है। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है एक केंद्रीकरण यानी कि
केंद्रीकरण, हाँ ठीक है। तो केंद्रीकरण एक हमारा पॉइंट आ गया, सेंट्रेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, वो कहलाती है केंद्रीकरण। यानी कि बच्चा, अगर आपने देखा होगा आपके घर में बच्चे होंगे, जो भी हमारी बहनें जो शादीशुदा हैं उनके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, ठीक है। तो उनको, आजकल के बच्चे इतने शैतान हो गए, मेरा भी एक छोटा भाई है, तो उसको अगर मोबाइल आप दे दो तो दुनिया में क्या हो रहा है, अगर उसको आप मोबाइल दे दो, अब बगल में चोर आके चोरी करके चला जाए, उसको ये नहीं मालूम चलेगा कोई आया था, क्योंकि उसका पूरा फोकस कहाँ पे है, उसका पूरा केंद्रीकरण कहाँ पे है, उसका पूरा दिमाग मोबाइल में लगा हुआ है। यही हमारा कहलाता है केंद्रीकरण, कि बच्चे का जो फोकस होता है वो एक ही पॉइंट पे हो, वही हमारा कहलाता है केंद्रीकरण। अब वो, और ये केंद्रीकरण की जो अवस्था होती है बच्चे किस स्टेज में आती है, इसी स्टेज में आती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में आती है। जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा उसमें ये जो क्वालिटी है वो बच्चे के अंदर कूट कूट के भरी होगी। 2 से 7 साल के बच्चा आपके घर में खूब होंगे, आप उनको मोबाइल दे तो दुनिया में क्या हो रहा है, कौन आया कौन गया, उनको कोई मतलब नहीं, वो अपना मोबाइल में लगे पड़े हैं। बच्चा रो रहा है, उसको मोबाइल दे दिया और बच्चा चुप हो गया। कहीं ना कहीं ये बुरी आदत है, आज के जनरेशन के जो बच्चे हैं वो उनको मोबाइल की लत लगवाई जा रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों ये बुरी आदत है, तो इसको बुरी आदतों को कम करना, थोड़ा सा बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केंद्रीकरण। अब दोस्तों अगर अगले पॉइंट के दोस्तों हम बात करें संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है संरक्षण। जो कंजर्वेशन है ये सीटी पे पिछली बार आया हुआ था। संरक्षण क्या होता है, कंजर्वेशन क्या होता है दोस्तों, इसको हम समझते हैं कि अगर किसी, इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं, आपके घर में कोल्ड ड्रिंक जैसे आती है, कोल्ड ड्रिंक आप लोग पीने के लिए घर में लाते हैं, आपके घर में छोटा बच्चा होगा, जैसे मेरे घर में एक छोटा भाई है मेरा, ठीक है। अभी सीन क्या होता है कि एक चौड़ा गिलास ले लिया इस टाइप का और एक थोड़ा सा लंबा गिलास ले लिया इस टाइप का, बट साइज में तो मतलब क्वांटिटी में दोनों चीज़ें, अगर जितना पानी बड़े वाले गिलास में इसमें आएगा उतना ही पानी इसमें आएगा। इस वाले गिलास को आप भूल जाइए, मान के चलो गिलास है ही नहीं, ठीक है। आप 2 गिलास रखिए, एक बड़ा गिलास एक छोटा गिलास, बट जो छोटा गिलास है वो चौड़ा है, जो बड़ा गिलास है वो लंबा है, बट पानी दोनों में इक्वल आता है। अब आप जब कोल्ड ड्रिंक घर पे आते हो, मैं अपने घर के अनुभव बता रहा हूँ, मेरे घर में जब भी मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जैसे कि कुछ भी लाता हूँ या मैंगो शेक वगैरह, मैंगो जूस वगैरह लाता हूँ, तो मेरा जो भाई है वो क्या करता है कि जो बड़ा वाला गिलास होता है पतला वाला वो उठा के पहले ले आता है, मुझे इस गिलास में चाहिए। अब उस बेवकूफ़ को ये नहीं पता है कि जो छोटा वाला गिलास होता है उतनी क्वांटिटी में उतना इसमें भी आएगा जूस और उतनी क्वांटिटी में इसमें भी आएगा। तो ये जो, यही हमारा कहलाता है कंजर्वेशन, यानी कि संरक्षण। तो ये जो गुण होता है दोस्तों वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है बच्चों में, ठीक है। आपको उम्मीद करता हूँ ये भी अच्छे समय इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसको पढ़ते हैं कि थ्योरीज में क्या लिखी हुई है, कि अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंजमेंट कर दें तो उसकी क्वालिटी में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी में उसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्वांटिटी सेम होगी, लेकिन बच्चा उसको समझ नहीं पाता है, ठीक है। यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा कहलाता है संरक्षण, यानी कि कंजर्वेशन, यही हमारा कहलाता है। अब दोस्तों अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट दोस्तों हमारा है, अगला जो हमारे अवस्था है वो हमारी कौन सी है, वो है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ये मूर्त का मतलब समझिए, मूर्त क्या होता है। मूर्त दोस्तों वो चीज़ कहलाती है जिसको हम टच कर सके, जिसको हम छू सके, जिसको हम देख सके, वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मूर्त। जैसे समझाता हूँ आपको, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है, बच्चे किस एज में होती है, वो होती है 7 से 11 वर्ष के बच्चों में, ठीक है। अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने सामने हुई रखी हुई चीज़ों के बारे में, रखी हुई चीज़ों को देख करके ही कुछ कर सकता है, ठीक है, या उस पर चिंतन करना शुरू कर देता है। यानी कि बच्चे के सामने जो चीज़ वस्तु रखी होगी, बच्चा सिर्फ उसी के बारे में सोचेगा। बच्चे को जो चीज़ दिख रही होगी, बच्चा जो चीज़ के बारे में सोच सकता है, बच्चा सिर्फ उसी के बारे में सोचना स्टार्ट करेगा, बच्चा उसी के बारे में सिर्फ सोचेगा, ठीक है। वो हमारी कौन सी अवस्था कहलाती है, वो हमारी कहलाती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको समझते हैं, इस अवस्था में क्या क्या चेंजमेंट होते हैं बच्चे में, ठीक है, इसको भी हम समझते हैं। इसमें क्या होता है,
इस अवस्था में अपलटावीपन, ठीक है, इस अवस्था में अपलटावी, जो पीछे हमने अभी थोड़ी देर पहले पीछे जो हमने पॉइंट पढ़े हैं, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, अब देखो वही कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। इस स्टेज में बच्चा क्या होता है, अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता इस बच्चों में इस क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे में ये सब चीज़ें आ जाती हैं। यही सब चीज़ें जो होती हैं, जो दोस्तों प्री ऑपरेशनल स्टेज में यही सब चीज़ें बच्चों में नहीं आई थी, बट यही सब चीज़ें अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जब आ गई तो हमारे बच्चों के मन में यही चीज़, बच्चों के कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें एकदम क्लियर हो गई, बच्चे ये सब चीज़ें सीख गए। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझ में आ गया। तो बच्चा जिस चीज़ के बारे में देख सकता है, जिसको छू सकता है, वही हमारा उसी चीज़ के बारे में बच्चा सिर्फ सोच सकता है। बच्चा जिसको देख नहीं सकता, जिसको सोच नहीं सकता, जिसको देख नहीं सकता, जिसको छू नहीं सकता, बच्चा उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच सकता है। अगर आप इस स्टेज में मतलब 7 से लेकर 11 साल के बच्चों को अगर आप कह दोगे, 11 साल से लेकर के 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष के बच्चों को आप कह दोगे कि बोर्ड मास का रूल क्या होता है, क्या वो बोर्ड मास का रूल जान पाएगा? नहीं जान पाएगा भाई, समझ गए? तो ये सब चीज़ें होती है। अब क्या होता है, एक होती है आगमनात्मक तड़कड़ा, यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग। इस थिंकिंग में क्या होता है, बच्चे को पहले एग्जाम्पल देना पड़ता है, इसके बाद फिर हमको क्या करना पड़ता है, इसके बाद हमको नियम बताने पड़ते हैं। ठीक है, आगमनात्मक तड़कड़ा यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग में बच्चे को पहले एग्जाम्पल बताना पड़ता है, बाद में हम इसको नियम बताते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पहले बच्चों को क्या करना पड़ता है, पहले बच्चों को पेड़ के बारे में बताना पड़ता है कि पेड़ में कुछ फल लगते हैं, पेड़ में क्या हरी पत्तियां होती हैं, पेड़ में छाया देती है, पेड़ में ऑक्सीजन देती है, पेड़ में हवा देती है, ये सब चीज़ें बताना पड़ता है बच्चों को। ठीक है, इसके बाद में बच्चों को में ऑक्सीजन के बारे में इसके बाद में बच्चों में उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, क्लोरोफिल के बारे में। इसके बाद में बच्चों को क्लोरोफिल के बारे में पढ़ाते हैं। तो बच्चे को पहले हम एग्जाम्पल दें, यानी कि उदाहरण, यानी कि पेड़ के बारे में बताएंगे, एक्चुअल चीज़ों के बारे में बताएंगे, जो बच्चा मूर्त चीज़ जो हो। अब हमारा पेड़ क्या है, पेड़ हमारा मूर्त चीज़ है भाई, पेड़ हमारा मूर्त चीज़ है। बच्चा पेड़ों को रोज देखता है, बच्चों पेड़ों में रोज टच करता है, तो बच्चा जानता है कि भाई पेड़ से हमें छाया मिलती है, पेड़ों से हमें फल मिलता है। ठीक है, इसके बाद बच्चे को अगर पेड़ से कनेक्ट अगर आपने बच्चों को कर लिया, इसके बाद अगर आपने बच्चे को क्लोरोफिल पढ़ाया, क्लोरोफिल क्या होता है, बच्चा बहुत आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आगमनात्मक तड़कड़ा यानी कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग कहलाती है। बच्चे को पहले एग्जाम्पल बताओ, बाद में बच्चे को रूल्स बताओ, बच्चा बहुत ही आसानी से सीख जाएगा इसी तरीके से। तो ये चीज़ें हैं। अब दोस्तों आगे अगर अगले पॉइंट में दोस्तों हम बात करें, अगली हमारी स्टेज आ गई औपचारिक। ठीक है, अगली स्टेज हमारी कौन सी आ गई, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे सरक्रियात्मक नहीं, यहाँ पे संक्रियात्मक होगा। ठीक है, एक हमारी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारी हो गई औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसी को औपचारिक को या इसी को हम अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो स्टेज होती है दोस्तों, वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों में या उससे ऊपर के बच्चों में ये स्टेज होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर संज्ञान सर्वोच्च, ये बच्चे की संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। ये इंपॉर्टेंट है, पिछली बार सीटेट में एक बार ये पूछा हुआ था कई सेटों में कि बच्चे की सर्वोच्च अवस्था कौन सी होती है, तो वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, जो कि हमारी होती है 11 से 15 वर्ष की उम्र तक। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा क्या होता है कि अमूर्त चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। अमूर्त चीज़ क्या होती है, अमूर्त चीज़ें वो होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वो होती है अमूर्त। ठीक है, तो इसमें बच्चा क्या होता है कि अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के बारे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, यानी कि अमूर्त चिंतन करने लगता है इस स्टेज में बच्चा। अगर मैं बच्चे को बस सीधा डायरेक्ट इस स्टेज में बच्चे को अगर मैं डायरेक्ट अगर बताऊं क्लोरोफिल के बारे में, इसके बाद में एग्जाम्पल दूं, तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, बच्चा इस स्टेज में दोनों तरीके से सीख सकता है। अब अगर बोर्ड मास का रूल जो होता है, अगर इस स्टेज में बच्चा अगर है, अगर मैं बोर्ड मास का रूल बताऊंगा, आसानी से बच्चा सीख जाएगा। इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चे को एक होता है जैसे कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हमने आपको बताया था
आगमनात्मक तड़कड़ा बताई थी मैंने। इसी और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में एक स्टेज आता है निगमनात्मक तड़कड़ा। ठीक है, निगमनात्मक तड़कड़ा में क्या होता है, बच्चे को पहले नियम बताना पड़ता है। इस स्टेज में क्या होता है, एक सेकंड, इसमें बच्चे को पहले नियम यानी कि रूल बताना पड़ता है, बाद में हमको एक एग्जाम्पल देना पड़ता है इस स्टेज में। ठीक है, इस स्टेज में अगर हम पहले नियम बता दें, बाद में हम एग्जाम्पल बता दें, बच्चा आसानी से सीख जाएगा। ठीक है, इसमें बच्चा क्या होता है, नियमों के ऊपर तर्क करना स्टार्ट कर देता है। इसमें नियम आप बताओ, उस पर तर्क करना स्टार्ट कर देगा बच्चा। कौन से स्टेज में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त का मतलब क्या होता है, अमूर्त का मतलब दोस्तों वो होता है जिसके हम छू नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, वो होता है अमूर्त। और जिसको हम छू या टच कर सकते हैं वो होता है मूर्त। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों पियाजे ने इतनी सारी चीज़ें बताई यहाँ पे, लेकिन इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद में पियाजे साहब की आलोचना भी काफ़ी हुई। ठीक है, अब आलोचना क्या हुई उसको बारे में जानते हैं। पियाजे साहब की कुछ आलोचना हुई उसके बारे में जानते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट लग याद इसको भी बता देता हूँ कि पियाजे ने मानसिक विचार के चरणों के क्रम में अपरिवर्तनशील बताया, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से ज़्यादा सीख सकता है। यानी कि इसमें पियाजे साहब ने कहा कि बच्चे की जो क्षमता होती है, मान लो अगर बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में जीववाद का गुण मतलब जीव सजीव है निर्जीव है ये नहीं जान पाता है। कौन से स्टेज में, प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अगर दोस्तों पियाजे साहब की जो वो हुई आलोचना हुई, वो आलोचना क्या हुई कि अगर हम बच्चे को माहौल अच्छा दे दें, वातावरण अगर हम अच्छा कर दें, तो बच्चा प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा सजीव और निर्जीव के बारे में जानना स्टार्ट कर देगा, अगर हम बच्चे को एक सक्रिय या अच्छा वातावरण हम दे दें। ये उनकी आलोचना हुई दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा आज का दोस्तों जीन पियाजे साहब के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको डिलीवर करने की कोशिश की और मैंने पूरा डिलीवर किया, मैंने पूरी कोशिश की। आपको उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। जो भी आपको पॉइंट समझ में नहीं आया दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो मैं उसको अगले वीडियो जब आएगा उसमें अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। और दोस्तों इस जो वीडियो है इसका जो PDF है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये जितना भी जीन पियाजे साहब का काफ़ी बड़ा वीडियो लंबा हो गया है, काफ़ी बड़ा टॉपिक था, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप लोग अगर चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। गला एकदम भयंकर दर्द होने लगा बोल बोल के। ठीक है, तो दोस्तों चलिए आज के लिए दोस्तों इतना ही और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।